Assalamu alaikum. So this is the third demo lecture of MSS Premium Learning. और इस लेक्चर में we are going to discuss cholinergic blockers and cholinesterase regenerator. इससे पिछले दो लेक्चर्स में हमने बेसिक्स डिस्कस की थी, इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और इससे पिछले लेक्चर में हमने मस्कुलिनिक यानी कोलिनो रिसेप्टर एगोनिस्ट देखे थे। तो जिन्होंने वो लेक्चर सुने हुए हैं उनको ये वाले लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आएगी, और अगर किसी ने वो नहीं सुने हुए तो आप पहले वो वीडियोस देखें, देन ये वीडियो देखें, तब आपको समझ आएगी। अच्छा, कोलिनो रिसेप्टर ब्लॉकर नेम से ही इंडिकेट कर रहा है कि ये मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं या निकोटीनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। बिकॉज जो कोलिनो रिसेप्टर्स होते हैं इसमें दो तरह के रिसेप्टर्स आ जाते हैं, एक इसमें मस्कुलिनिक रिसेप्टर होते हैं और एक इसमें निकोटीनिक होते हैं। तो कोलिनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स ऐसी ड्रग्स होंगी जो कि मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर सकती हैं, जो निकोटीनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सी ड्रग्स है। जो ड्रग्स होती है ना, कुछ स्पेसिफिक होती है। हमने कहा था कि रिसेप्टर स्पेसिफिक ड्रग वो होती है जो किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ जाके लगे। अब वो हमें कैसे पता लगेगा कौन सी ड्रग है? वो उसकी अफिनिटी के अकॉर्डिंग होती है, वो उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स के अकॉर्डिंग होती है। अब जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स है ये दो टाइप्स में डिवाइड हो रही है, एंटी मस्कुलिनिक और एंटी निकोटिनिक। सो एंटी मस्कुलिनिक वो ड्रग्स होंगी जो कि मस्कुलिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगी, यानी मस्कुलिनिक रिसेप्टर पे लगेगी और ब्लॉक कर देंगी। और एंटी निकोटिनिक वो ड्रग्स होंगी जो कि निकोटिनिक रिसेप्टर पे लगेंगी और निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्लासिफिकेशन सबसे पहले आपको आनी चाहिए। अगर आपको क्लासिफिकेशन आती है तो आपको कोई भी इजीली चैप्टर आता होगा, क्योंकि अगर क्लासिफिकेशन आती है ना तो आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन खुद ब खुद आ जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह आता है? जिसने इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर सुना था उसमें जो रिसेप्टर्स के फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं। जिसको रिसेप्टर के फंक्शन और ड्रग्स के नेम आते हैं वो ऑटोमेटिकली अंदाजा लगा सकता है। अच्छा जी, सबसे पहले एंटी मस्कुलिनिक ड्रग, इसकी क्लासिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसकी क्लिनिकल या थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन है। यानी क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऐसी क्लासिफिकेशन होती है जिसमें ड्रग के साथ हम उसका क्लिनिकल यूज बताते हैं। क्लिनिकल यूज क्या होता है कि वो किस क्लिनिकल कंडीशन में यूज होती है। फॉर एग्जांपल पार्किंसन डिजीज एक डिजीज है, जो ड्रग इसके लिए यूज होगी वो उस ड्रग का क्लिनिकल यूज है। कोई ड्रग हार्ट अटैक के लिए यूज होती है तो वो ड्रग का हार्ट अटैक के लिए यूज होना क्लिनिकल यूज है। तो थेराप्यूटिक या क्लिनिकल यूज की क्लासिफिकेशन आती है और ये क्लिनिकल यूज की क्लासिफिकेशन ही लिखी हुई है। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। अब हमने ये सारी जो ड्रग्स है ना इनको वन बाय वन डिस्कस करना है। आप लोगों ने नेम याद करने हैं, नेम तो आपको ऑब्वियसली मैं नहीं याद करवा सकता, ये तो आप लोगों का अपना काम है। लेकिन आगे मैं वन बाय वन कौन सी ड्रग का क्या काम है और क्यों काम है ये मेरा काम है, ये मैं आपको समझाऊंगा विद द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। फिर ये वाले अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग देखते हैं सीएनएस यूज। तो सीएनएस में कौन सी ड्रग्स यूज होती है, क्यों यूज होती है, अब वो हम देखते हैं। सीएनएस एक्टिंग ड्रग में सबसे पहली ड्रग है स्कोपोलामीन। स्कोपोलामीन का जो दूसरा नाम होता है ना वो हायोसिन भी होता है। इस तरह हायोसिन के नेम से प्रॉफ में पूछी जाती है, वाइवा में भी पूछी जाती है और समटाइम एससीक्यू एमसीक्यूज में भी पूछी जाती है। तो ये स्कोपोलामीन है। स्कोपोलामीन ट्रांसडर्मल सिस्टम यानी ट्रांसडर्मल पैचेस की फॉर्म में अवेलेबल होती है। ट्रांसडर्मल पैचेस की फॉर्म में अवेलेबल, ये देखिए ट्रांसडर्मल पैच ये लगा दिया जाता है। ये स्लो रिलीजिंग फॉर्मुलेशंस होती है, यानी ये आराम आराम से थोड़ी थोड़ी ड्रग रिलीज करता है। तो ये किस में यूज हो सकती है? यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं मोशन सिकनेस, पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया, वोमिटिंग, यानी मोशन सिकनेस में यूज होती है। आप लोग किसी ट्रिप पे जाते हो नॉर्दर्न एरियाज में तो आप लोगों ने देखा होगा काफी लोग वोमिटिंग करते हैं। वो क्या होती है? वो मोशन सिकनेस होती है। कोई जहाज का सफर करता है उसमें मोशन सिकनेस होती है। कहीं पे भी आप अगर सफर करते हो तो मोशन सिकनेस होने के चांसेस होते हैं। तो ये मोशन सिकनेस में यूज होती है और ये मोशन सिकनेस में एज अ प्रोफाइलेक्टिक यूज होती है, यानी नोजिया वोमिटिंग होने से पहले ये यूज करनी है। ये नहीं कि आपको अब फॉर एग्जांपल आपका आधा सफर गुजर गया, अब आपको लग रहा है कि मुझे उल्टी आने लगी है या मुझे वोमिट होने लगा है या मुझे नोजिया हो रहा है, तब आप ये यूज करेंगे तब इसका फायदा नहीं है। लेकिन अभी सफर शुरू होना है, अभी सफर शुरू नहीं हुआ, आप उससे पहले ये यूज कर लो। तो ये प्रोफाइलेक्टिक यूज होता है, यानी प्रीलिमिनरी उसको प्रिपरेशन कर लो, यानी प्रिपरेटरी एक तरह से ये ड्रग्स होती हैं। तो प्रोफाइलेक्टिक यूज के तौर पे आप यूज कर सकते हैं इन द मोशन सिकनेस।
तो इसके अलावा ये कहाँ यूज होती है? ये समटाइम ना सर्जरी में भी यूज होती है। ये सलाइवा की सिक्रीशन को कम करती है। सलाइवा की सिक्रीशन क्यों कम करती है? हमने कहा था जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, मस्कुलिनिक रिसेप्टर जब एक्टिवेट होते हैं तो ये सिक्रीशंस को इंक्रीज करते हैं। यानी जब मस्कुलिनिक रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं सिक्रीशंस को इंक्रीज करते हैं। और स्कोपोलामीन है एंटी मस्कुलिनिक ड्रग, यानी ये मस्कुलिनिक रिसेप्टर को एक्टिवेट होने से रोकेगी। एंटी मस्कुलिनिक है ना, तो ये सिक्रीशंस को इस तरह से डिक्रीज कर सकती है। तो एनेस्थीसिया जब भी देना होता है ना, तो हम कोशिश करते हैं कि सिक्रीशंस को डिक्रीज किया जाए, सलाइवा को डिक्रीज किया जाए। क्योंकि जब एनेस्थीसिया दिया जाता है तो पर्सन होता है अनकॉन्शियस स्टेट में, और उसका वॉलेंटरी कंट्रोल नहीं होता बहुत ज्यादा अपनी स्वेलिंग पे। यानी जो वो स्वेलो करता है कोई चीज, उस पर उसका इतना वॉलेंटरी कंट्रोल नहीं होता क्योंकि वो एनेस्थीसिया में होता है। तो अगर ये सिक्रीशन ज्यादा होगी तो ये सिक्रीशन उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने का बहुत ज्यादा खतरा है। हो सकता है क्योंकि उसने लेटे होना है, वॉलेंटरी कंट्रोल उसका उतना होना नहीं है अपनी स्वेलोइंग पे, तो वो क्या होगा, वो उसके लंग्स में जा सकती है। लंग्स में आपको पता है सिर्फ एयर होती है, अगर फ्लूइड लंग्स में चला जाए तो डिफरेंट आप लोगों को सिचुएशन फेस करना पड़ सकती है। तो इस वजह से ये सलाइवा की सिक्रीशंस को डिक्रीज करने के लिए यूज होती है। ब्रोंकाई में जो सिक्रीशंस होती है उसको डिक्रीज करेगी। तो ये आप लोगों ने यूज याद रखना है इसका। ये इसके दो बड़े इंपॉर्टेंट यूज है। और स्कोपोलामीन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है, ये पहले वक्तों में ना एज अ ट्रूथ सीरम यूज होती थी। यानी कोई स्पाई कर रहा है ना, उसको जब उसकी डिटेक्शन करनी होती थी कि ये झूठ बोल रहा है या ये सच बोल रहा है, तो ये उसके लिए यूज होती थी। ये 100% ट्रूथ सीरम नहीं हम इसको कह सकते, लेकिन ये कुछ हद तक फायदा देती है। ये किस तरह फायदा देती थी? ये थोड़ा सा पर्सन को सबकॉन्शियस कर देती है, और वो सबकॉन्शियस स्टेट में होता है। यानी 100% वो अपने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो एक्टिविटी है उनको आपस में लिंक नहीं कर सकता। झूठ बोलने के लिए भी दिमाग को सही तरह से चलना जरूरी होता है। वो कहते हैं ना कि मैंने उसको कोई चकमा दे दिया, बड़ा दिमाग मेरा तेज चल रहा था उस टाइम, मैंने कह दिया। देखें, अगर जब हम उसके दिमाग को स्लो कर देंगे, यानी उसकी जो इंटरप्रिटेशन कैपेसिटी है उसको डिक्रीज कर देंगे, उसको सबकॉन्शियस स्टेट में ले जाएंगे, तो उससे झूठ नहीं बोला जाएगा। अगर वो प्रोफेशनल झूठ नहीं बोलने वाला ना, एक तो होते हैं ना जो हमेशा झूठ बोलते हैं, उनकी तो प्रैक्टिस ही बड़ी होती है, वो सबकॉन्शियस में भी झूठ बोल देंगे। लेकिन जो नहीं होते ना ऐसे, वो इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, और जो वो बात करेंगे वो सच होगी। और ये ना एमनीजिया कर देती है। एमनीजिया का क्या फायदा होता है? जब वो सो के उठेंगे ना, उनको ये नहीं पता होगा कि उन्होंने क्या बताया, उनको कोई आइडिया नहीं होगा। तो इसके अलावा ना इसका यूज फिर हम ऑब्स्टेट्रिक्स में कर सकते हैं, यानी जब बेबी ने पैदा होना होता है, क्योंकि वो बड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है। तो ये क्या करेगी, ये एमनीजिया करवा देगी एक हद तक। तो मदर को याद नहीं होगा कि मेरी कितनी पेन हुई थी, तो शी विल बी रेडी टू कंसीव फॉर द नेक्स्ट टाइम एज वेल। वरना तो वो अगली बारी दर्द की वजह से शायद कहे कि मैंने कंसीव ही नहीं करना। लेकिन बात यह है कि अल्लाह ने प्रोसेस वैसे ही बॉडी में फीमेल की इस तरह रखा होता है कि उनको एमनीजिया हो जाता है आफ्टर डिलीवरी, हार्मोनल चेंजेस की वजह से। कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो वो तो अल्लाह ने खुद प्रोसेस बनाया होगा, उसकी तो कोई मतलब रद्दो बदल नहीं। लेकिन ये स्कोपोलामीन इस तरह एमनीजिया से एक हद तक हेल्प कर सकती है ऑब्स्टेट्रिक के पेशेंट्स में, तो इस वजह से ये वहां पे भी यूज हो जाती है। तो उनके इन ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट विद द मॉर्फिन प्रोड्यूस एमनीजिया एंड सिडेशन। तो ये गनूदगी सी प्रोड्यूस करवाएगी और उसको भूल जाएगा अपनी थोड़ी दर्द को। तो वो कहते हैं ना कि मुझे थोड़ी नींद की कोई दवाई दे दे ताकि मुझे पता ना लगे कि क्या हो रहा है मेरे साथ या कितना पेनफुल प्रोसेस है। तो ये उधर यूज होती है। तो ये हमारी सीएनएस की एक्टिंग स्कोपोलामीन की पहली ड्रग। नेक्स्ट ये तीन ड्रग्स हैं, ये यूज होती है पार्किंसंस डिजीज में। पार्किंसंस डिजीज में क्या होता है? आप लोगों ने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, आप लोगों को मोस्टली को ये पता होगा कि पार्किंसंस डिजीज में जो डोपामीन का लेवल है वो कम होता है। लेकिन सिर्फ डोपामीन का लेवल कम नहीं होता, पार्किंसंस डिजीज में एसिटाइल कोलिन का लेवल ज्यादा भी होता है। यानी डोपामीन का लेवल कम होता है और एसिटाइल कोलिन का ज्यादा होता है। तो एंटी मस्कुलिनिक ड्रग्स हैं, तो एंटी मस्कुलिनिक ड्रग्स क्या करेंगी? एसिटाइल कोलिन का लेवल जो ज्यादा है इसको कम करेंगी, और इसको डोपामीन और जो एसिटाइल कोलिन की रेशियो है उसको वापस मेंटेन करेंगे। तो दैट्स व्हाई दिस ड्रग्स कैन बी यूज्ड फॉर द पार्किंसंस डिजीज। तो ये तीनों ड्रग्स इंपॉर्टेंट है पार्किंसंस डिजीज में। सही हो गया? तो ये इस तरह वर्क करती है, लाइक दे विल डिक्रीज द लेवल ऑफ द एसिटाइलकोलिन। So this is not the first choice of drug for the Parkinson's disease, because the first choice is levodopa, जो कि आप लोग CNS में पढ़ोगे।
Now we are going to move toward the drugs acting on the eyes. So these are very important drugs. Drugs जो आई पे एक्ट करती है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ। ये हमारे पास 4 ड्रग्स हैं, ये आप लोगों ने अच्छे से करनी है। इसमें आप लोग हाफ लाइफ देख सकते हो। एट्रोपिन की आप देख सकते हो 72 आवर्स, लेकिन एट्रोपिन की मिनी गाइडलाइन में लिखा हुआ है मोर देन 72 आवर्स, लेकिन इसकी बड़ी एक्सेप्शंस है। मैं आप लोग को एक्सेप्शंस बताऊंगा, आप लोगों ने ये अच्छे से सुनना है। एट्रोपिन जो है ये, देखिए, जो एंटी मस्कुरीनिक इफेक्ट आई पे होता है, एंटी मस्कुरीनिक, तो एंटी मस्कुरीनिक आई पे 2 इफेक्ट्स होते हैं। एक होता है मिड्रियासिस यानी प्यूपिल डायलेशन, और एक होता है साइक्लोप्लीजिया। या आप लोगों ने जिसने पहली वीडियो सुनी है उसको पता है, साइक्लोप्लीजिया होता है लॉस ऑफ अकोमोडेशन। अकोमोडेशन लॉस हो जाएगी तो बंदा दूर, फॉर एग्जांपल जब आप गाड़ी चलाते हो या आप बाइक चलाते हो तो आपकी आई अकोमोडेट करती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि कितना दूर देखना है, कितना करीब देखना है, तो अकोमोडेशन होती है। तो एंटी मस्कुरिनिक ड्रग क्या करती है, साइक्लोप्लीजिया सीलीडी मसल का पैरालिसिस करती है और लॉस ऑफ अकोमोडेशन, तो वो बंदा अकोमोडेट नहीं कर सकता जब तक ये ड्रग मौजूद है। तो एट्रोपिन की ना बड़ी खासियत है। एट्रोपिन अगर हम आई में यूज करते हैं तो ये मिड्रियासिस यानी प्यूपिल डायलेशन 7 दिनों तक करवाती है, यानी इसकी हाफ लाइफ आई में इतनी ज्यादा है। और साइक्लोप्लीजिया ये ऑलमोस्ट 6 से 12 दिन तक करवाती है, यानी इसकी आई में इतनी ज्यादा ड्यूरेशन है। ये आप लोगों ने ड्यूरेशन इसकी याद रखनी है, ये बहुत ज्यादा ड्यूरेशन है। तो आप ये इसको नॉर्मली आम तौर पे, जब फॉर एग्जांपल मिड्रियासिस कब यूज होती है, मिड्रियासिस होता है प्यूपिल डायलेशन, ये तब यूज होती है जब रेटिना की एग्जामिनेशन करनी हो। आप लोग एफ्थेल्मोस्कोपी में देखते होंगे, जब रेटिना देखना तो हमें मिड्रियासिस चाहिए होती है ताकि रेटिना को इजीली देखा जा सके, तो ये तब यूज होती हैं ये वाली ड्रग्स। तो ये ड्रग्स नॉर्मली हम नहीं यूज करेंगे क्योंकि इसका इफेक्ट इतने ज्यादा दिनों तक रहेगा। अगर ये इतने दिनों तक इसका इफेक्ट रहता है तो वो बंदा, फॉर एग्जांपल उसने ड्राइविंग करके जानी है तो उसकी अकोमोडेशन रिफ्लेक्स नहीं होगा, तो वो ड्राइविंग नहीं कर पाएगा, वो बाइक नहीं चला पाएगा। तो ये आप नहीं यूज करते। ये बहुत स्पेशल कंडीशंस में यूज होती है, और ये बच्चों में जिनमें सीलीडी मसल और अकोमोडेशन पावर बहुत ज्यादा होती है ना, उसमें कुछ कंडीशंस में जो आप आई में पढ़ोगे फोर्थ ईयर में उधर यूज हो सकती है, अदरवाइज इसको एज सच यूज नहीं किया जाता। तो ये इसको याद रखना आप लोगों ने कि इसकी हाफ लाइफ कितनी है आई में। आई में इसकी हाफ लाइफ इतनी है, और जनरली बाकी अगर आप ओरली लेते हो या किसी और रूट से लेते हो तो एट्रोपिन की हाफ लाइफ ऑलमोस्ट 4 आवर्स होती है, लेकिन आई में इतनी ज्यादा होती है। तो ये याद रखना है कि बाकी बॉडी में एट्रोपिन की हाफ लाइफ नॉर्मली होती है। अब जो ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन होती है, आप किसी आई वाले डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपके आई का जब रेटिना चेक करना होता है तो आई में ड्रॉप्स डालता है, और वो ड्रॉप्स क्या करते हैं, प्यूपिल डायलेशन, प्यूपिल डायलेशन होती है तो वो रेटिना देख सकता है। तो उसमें एंटी मस्कुरिनिक में ट्रोपिकामाइड यूज होती है। ट्रोपिकामाइड की ऑलमोस्ट 4 आवर्स होती है हाफ लाइफ, तो ये इतनी ज्यादा नहीं है, तो इट कैन बी यूज्ड, तो ये यूज की जा सकती है। इसके अलावा अल्फा एड्रिनर्जिक ड्रग्स यूज की जाती हैं विच इज फिनाइल एफ्रीन। ये आप लोगों ने फिनाइल एफ्रीन आगे पढ़नी है, ये उधर करवाई जाएगी। वैसे आप लोगों को मैंने बताया था जो सिंपैथेटिक इफेक्ट होता है आई में अल्फा 1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अल्फा 1 एगोनिस्ट, यानी अल्फा 1 को जब एक्टिवेट किया जाता है तो मिड्रियासिस होती है। देखें, जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं सुने हुए उनको ये नहीं समझ आ रही होगी, लेकिन जिन्होंने सुने हैं उनको समझ आ रही होगी। तो मिड्रियासिस होती है। मिड्रियासिस के अलावा इस केस में कोई साइक्लोप्लीजिया नहीं होता, नो साइक्लोप्लीजिया। सही हो गया, इस केस में कोई भी साइक्लोप्लीजिया नहीं होगा, यानी अकोमोडेशन इसमें लॉस नहीं होती। तो ये ज्यादा बेटर ड्रग होती है, क्योंकि ये सिर्फ मिड्रियासिस करवाती है तो आप रेटिना एग्जामिन कर सकते हो और अकोमोडेशन भी लॉस नहीं करवाएगी। सो ये ऑप्थेल्मिक यूज में ड्रग्स यूज होती है जब आप आई एग्जामिनेशन करवाने जाते हो, खासतौर पर जब रेटिना की एग्जामिनेशन करनी होती है। तो ये एट्रोपिन है। एट्रोपिन की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये टर्शियरी अमाइन है। So as I told you earlier that the tertiary amine can cross the blood-brain barrier. So these can cross the blood-brain barrier, and the drug which can cross the blood-brain barrier can be used as an antidote for the drug जो कि CNS क्रॉस करके जा चुकी है। ये आप लोगों ने कब पढ़ा है? एट्रोपिन आप लोगों ने पढ़ा है, यूज होती है एज अ एंटीडोट इन ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में एट्रोपिन एज एंटीडोट यूज होती है। सो इट्स जनरल एक्शन ऑलमोस्ट 4 आवर्स होता है, लेकिन आई में इसका जनरल एक्शन ज्यादा देर होता है, वो काफी दिनों तक रह सकता है। सही हो गया।
इसके यूजेस है। अब ये यूजेस हम वन बाय वन पढ़ेंगे, यहाँ पे मैंने इकट्ठे लिख दिए हैं, लेकिन आई का मैंने आपको यूज बता दिया। आई में ये मिड्रियासिस और साइक्लोपीजिया करवाती है। मिड्रियासिस से हम क्या कर सकते हैं, रेटिना की एग्जामिनेशन कर सकते हैं। अब हम बाकी यूजेस पढ़ेंगे। आई पे हमने देख लिया, तो देखें ये मिड्रियासिस और साइक्लोपीजिया करवाती है, तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है क्लोज एंगल ग्लोकोमा। जो ग्लूकोमा होता है ना, उसमें हमने ड्रग्स जो ये होती है अवॉइड करनी होती है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन आनी चाहिए, बिकॉज पूछा जाता है एट्रोपिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन विच केस। तो ये 3 केसेस में होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन एक उसमें से केस है नैरो एंगल ग्लूकोमा, यानी ये आपने नहीं यूज करनी अगर बंदे को नैरो एंगल ग्लूकोमा है। तो आप लोग ये आई देख सकते हो, इसमें प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन है और ये प्यूपिल डायलेटेड है, तो यानी इसमें ये ड्रग डाली हुई है। नेक्स्ट आ जाता है जीआईटी एंड द यूरिनरी सिस्टम। सो बेसिकली जीआईटी और यूरिनरी सिस्टम पे M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये M3 रिसेप्टर्स क्या करवाते हैं, इनकी कॉन्ट्रैक्शन और डेफिकेशन और यूरिनेशन में हेल्प करते हैं। यानी मसल की कॉन्ट्रैक्शन मस्क्यूलिनिक रिसेप्टर करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन लीड टू स्पैज्म, तो मस्कुलिनिक रिसेप्टर स्पैज्म करवाते हैं। तो एंटी मस्कुलिनिक ड्रग क्या किस के लिए यूज हो सकती है, एंटी स्पाज्मोडिक, वो स्पैज्म को कम करेगी। सही हो गया, यानी अगर मस्कुलिनिक एक्टिवेट होगा तो स्पैज्म होगा, तो एंटी मस्कुलिनिक यूज होगी तो वो एंटी स्पाज्मोडिक यूज हो जाएगी। तो एंटी मस्कुलिनिक का एंटी स्पाज्मोडिक यूज होता है। और ये एन्यूरिसिस में यूज होती है। एन्यूरिसिस होता है कि एकदम वॉइड हो जाना यूरिन का, यानी कोई होता है ना, कुछ लोगों से यूरिन कंट्रोल नहीं होता तो एकदम यूरिनेट कर देते हैं, तो एन्यूरिसिस में ये हेल्प करती है। ये क्या करेगी, एंटी मस्कुलिनिक है, तो एंटी मस्कुलिनिक है तो ये ब्लैडर को रिलैक्स करेगी। जब ये ब्लैडर को रिलैक्स करेगी तो यूरिनेशन नहीं होगी, तो ये यूरिनेशन को प्रिवेंट करेगी, तो एन्यूरिसिस में ये हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट कम टू द सीवीएस। सो सीवीएस में इसके बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो लो डोज होती है ना, ये लो डोज पे एट्रोपिन लो डोज पे ब्रेडिकार्डिया करवाती है। वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो एट्रोपिन एंटी मस्कुलिनिक है, एंटी मस्कुलिनिक को टैकीकार्डिया करवाना चाहिए, लेकिन व्हाई इट कॉज ब्रेडिकार्डिया ऑन द लो डोज, ये मैं आपको समझाऊंगा। हाई डोज पे ये टैकीकार्डिया करवाती है, और नॉर्मली इसको टैकीकार्डिया करवाना चाहिए अगर एंटी मस्कुलिनिक को देखा जाए, क्योंकि मस्कुलिनिक रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं तो ब्रेडिकार्डिया होता है। तो एंटी मस्कुलिनिक का एक्शन पे टैकीकार्डिया होना चाहिए, लेकिन लो डोज पे ब्रेडिकार्डिया क्यों होता है? लो डोज पे ब्रेडिकार्डिया इसलिए होता है क्योंकि ये हमारे पास टर्मिनल है, प्री साइनेप्टिक, ये पोस्ट साइनेप्टिक। प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पे हमारे पास रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं मस्कुलिनिक, और ये रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, ऑटो रिसेप्टर। ऑटो रिसेप्टर का क्या काम होता है, इनका ये काम होता है, इन्होंने एसिटाइल कोलिन के लेवल को कंट्रोल करना होता है कि कितना एसिटाइल कोलिन यहाँ पे रिलीज होगा। सही हो गया, इन्होंने देखना होता है कि कितना एसिटाइल कोलिन यहाँ पे रिलीज होगा। अब मस्कुलिनिक रिसेप्टर जब एक्टिवेट होते हैं, यानी मस्कुलिनिक रिसेप्टर पे मस्कुलिनिक एगोनिस्ट आता है, तो एसिटाइल का लेवल या साइनेप्टिक क्लेफ्ट में कम हो जाता है। सही हो गया, ये आप लोगों को मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझाया था, तो जिन्होंने वो सुना उनको ये समझ आ गई होगी बात। तो मस्कुलिनिक रिसेप्टर जब नॉर्मली एक्टिवेट होते हैं, एसिटाइल कोलिन अपने लेवल को खुद कंट्रोल करता है, और यहाँ पे एसिटाइल कोलिन कम हो जाता है, और एसिटाइल कोलिन कम यानी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी कम। सही हो गया, लेकिन जब आप एंटी मस्कुलिनिक ड्रग दो, वो क्या करेगी, वो एंटी मस्कुलिनिक ड्रग इस जाके ऑटो रिसेप्टर पे लगेगी। एंटी मस्कुलिनिक जो ड्रग है, एंटी मस्कुलिनिक ड्रग जब इस ऑटो रिसेप्टर पे लग जाएगी, तो क्या करेगी, ये एसिटाइल कोलिन को इनहिबिट करने की जगह एसिटाइल कोलिन का लेवल साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ज्यादा कर देगी। और एसिटाइल कोलिन का लेवल साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ज्यादा अगर हो जाता है, तो एज अ रिजल्ट वो क्या करेगा, वो ब्रेडिकार्डिया करवाएगा। ये होता है लो डोज ऑफ एट्रोपिन पे इफेक्ट। लो डोज ऑफ एट्रोपिन जाके प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पे लगती है रिसेप्टर्स पे, लेकिन जब हाई डोज होती है ना, तो हाई डोज एट्रोपिन डायरेक्टली आके हार्ट पे जो M2 रिसेप्टर होते हैं पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल पे इस पे आके लग जाते हैं। हाई डोज आके पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल के रिसेप्टर पे लगेगी, और जब एट्रोपिन एंटी मस्कुलिनिक है, एंटी मस्कुलिनिक पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल पे लगेगी, तो एज अ रिजल्ट ये क्या करवाएगी, ये टैकीकार्डिया करवाएगी, क्योंकि मस्कुलिनिक ब्रेडिकार्डिया करवाती है, एंटी मस्कुलिनिक टैकीकार्डिया करवाएगी। तो ये इसके सीवीएस रिलेटेड इफेक्ट्स हैं।
अब इंपॉर्टेंट आ जाता है सीवीएस टॉक्सिक डोज वाला। अगर आप एट्रोपिन बहुत ज्यादा डोज दे देते हो, एट्रोपिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है, यानी टॉक्सिक डोज में दे देते हो, देन एज अ रिजल्ट ये क्या करेगी, ये क्यूटेनियस वेजोडाइलेशन करवाएगी। अब ये क्यूटेनियस वेजोडाइलेशन कैसे करवाती है? जब एट्रोपिन दोगे तो ये क्या करेगी, ये स्वेटिंग और बॉडी की सिक्रीशंस को डिक्रीज कर देगी। जब बंदे की स्वेटिंग और बॉडी की सिक्रीशंस डिक्रीज होती है तो बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है। अब बॉडी को हीट निकालनी है, तो हीट निकालने के लिए बॉडी क्या करेगी, वेजोडाइलेशन कर देगी। तो क्यूटेनियस वेजोडाइलेशन जब होगी तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, एट्रोपिन फ्लश होगा। एट्रोपिन फ्लश में क्या होता है, क्यूटेनियस वेजोडाइलेशन हो जाती है, क्योंकि बॉडी में हीट एक्यूमुलेट हो रही है, क्योंकि उसको स्वेटिंग नहीं हो रही। एट्रोपिन ने स्वेटिंग रोक दी, सिक्रीशंस रोक दी, तो बॉडी ने का कंपनसेटरी मैकेनिज्म उसकी वेजोडाइलेशन करवा देगा क्यूटेनियस। तो एज अ रिजल्ट इसको एट्रोपिन फ्लश कहते हैं, क्योंकि जब वेजोडाइलेशन होती है तो ब्लड की सर्कुलेशन क्यूटेनियस वेसल में ज्यादा हो जाती है। नाउ वी मूव टू द एंटी सिक्रीटरी यूज। एंटी सिक्रीटरी यूज में क्या होगा, ये सिक्रीशंस कम करवाती है। तो मैंने बताया कि जो एनेस्थीसिया होता है उसमें हमें पेशेंट की सिक्रीशंस को, जो सलाइवरी सिक्रीशन होती है और ब्रोंकाई की सिक्रीशन होती है, उसको कम करना होता है। क्योंकि व्हेन द पर्सन इज इन एनेस्थेटिक स्टेट, ही इज अनकॉन्शियस एंड ही कैन नॉट कंट्रोल वॉलंटरीली। वो अपनी स्वेलविंग को, जो वो निगलता है कोई चीज, उसको वॉलंटरीली उसका 100% कंट्रोल नहीं होता उसमें। तो क्या होगा, इन द अनकॉन्शियस स्टेट ही माइट स्वलो जो उसका सलाइवा होगा इनटू हिज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में स्पायर कर जाए। रेस्पिरेटरी जो लंग्स है आपको पता है उसमें जस्ट एयर होती है, तो अगर एयर की जगह कोई फ्लूइड चल जाएगा, ये एस्पायरेशन निमोनिया करवा सकता है। ये क्या करेगा, ये कॉम्प्लिकेशन करवा देगा। तो बेसिकली हमारे पास पहली ये रीजन होती है इसको प्री एनेस्थेटिक यूज करने की, कि ये सलाइवरी और रेस्पिरेटरी सेक्रीशंस को डिक्रीज करता है। नेक्स्ट रीजन हमारे पास क्या होती है, सो व्हाट इज द नेक्स्ट रीजन, इट इज कि मैंने बताया कि हाई डोज पे जो एट्रोपिन होता है नॉर्मली ये टैकीकार्डिया करवाता है। सही हो गया। अब जब हम किसी का ऑपरेशन करते हैं ना, ड्यूरिंग द ऑपरेशन देयर इज अ हाई रिस्क के उसका हार्ट रेट डिक्रीज हो जाए बाय एक्टिवेशन ऑफ द वेगस नर्व। तो एट्रोपिन क्या करेगा, एट्रोपिन जो वेगल नर्व की वजह से ब्रेडिकार्डिया होना था ना, उसको रोकेगा, यानी उसका कार्डिक अरेस्ट नहीं होने देगा, उसको ब्रेडिकार्डिया नहीं होने देगा। तो दो काम हमें ये कर रहा है ड्यूरिंग द एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया ये रेस्पिरेटरी और सैलिवरी सिक्रीशंस को कम कर रहा है और प्रिवेंट कर रहा है कि ब्रेडिकार्डिया और कार्डिक अरेस्ट ना हो। तो ये हमारे पास एट्रोपिन का यूज है। एंटी सिक्रीटरी टॉक्सिकोलॉजी लास्ट चैप्टर में आप लोग को पढ़ा चुका हूं कि ऑर्गेनोफॉस्फेट में ये एज अ एंटीडोट यूज होता है, और ये फाइसोस्टिग्मीन के केस में भी एज अ एंटीडोट होता है। जो फाइसोस्टिग्मीन होती है ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सकती है, तो इस वजह से इस ड्रग के केस में हम एट्रोपिन को एज एंटीडोट यूज कर सकते हैं, बिकॉज एट्रोपिन इज अ टर्शियरी अमाइन एंड द टर्शियरी अमाइन कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। So these are the pharmacological effects ये atropine के हैं, ये हम कर चुके हैं. Now what are the contraindications, that in which condition we are not going to use the atropine? So हमें पता होना चाहिए. So first condition is the hyperthermia. It can cause hyperthermia in the children. So atropine is contraindicated in children. Why it cause hyperthermia? आपको बताया it will decrease the body secretion, it will decrease the lacrimation, it will decrease the salivation, it will decrease the sweating. जब स्वेटिंग नहीं होगी तो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, एंड व्हेन द बॉडी टेम्परेचर विल इंक्रीज इट विल कॉज हाइपरथर्मिया। तो इन द केस ऑफ चिल्ड्रंस इट मे कॉज हाइपरथर्मिया। तो ये चिल्ड्रंस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, उनको नहीं देनी होती। नेक्स्ट आ जाता है ओल्डर इंडिविजुअल में, ये ग्लोकोमा में नहीं यूज होती, बिकॉज एट्रोपिन कॉज मिड्रियासिस एंड साइक्लोप्लीजिया एंड इट मे ऑब्स्ट्रक्ट द ट्रेबेक्युलर मेशवर्क, तो हमें उधर भी नहीं देनी। The last one is urinary retention, especially in patient of prostatic hyperplasia. Now I'm going to explain the reason कि जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर होते हैं, जो ये प्रोस्टेट होता है ना, प्रोस्टेट के दरमियान से यूरिथ्रा पास कर रहा होता है, इस तरह प्रोस्टेट 3D में पड़ा होता है, दरमियान से उसके यूरिथ्रा पास कर रहा होता है। जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर जब एक्ट करते हैं ना प्रोस्टेट पे, तो जब मस्कुलिनिक रिसेप्टर एक्ट करते हैं तो प्रोस्टेट एज अ रिजल्ट ये कॉन्ट्रैक्शन करता है। सही हो गया। और जो एंटी मस्कुलिनिक होते हैं ये रिलैक्सेशन करते हैं।
आप लोगों ने इस ड्रग को देख के उन पेशेंट्स में देना होता है, वेदर इट विल सूट देम और नॉट। तो ये हम उन लोगों में क्यों नहीं देते? प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया का जो पेशेंट होता है ना, उसमें यूरिनरी रिटेंशन हो रही होती है, यानी वो यूरिनेट नहीं कर पा रहा होता। और एंटी मस्करीनिक का क्या काम है? एंटी मस्करीनिक हमने बताया था कि ये यूरिनेशन को रोकती है बाय रिलैक्सिंग द ब्लैडर। तो अगर हम एंटी मस्करीनिक दे देंगे तो वो उसको तो यूरिनरी रिटेंशन पहले ही है ड्यू टू प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, तो फर्दर यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगी, तो हम उसके केस में इसको नहीं देंगे। सही हो गया। नेक्स्ट आ जाता है, वी आर गोइंग टू सी द ट्रीटमेंट ऑफ एट्रोपिन टॉक्सिसिटी। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द ट्रीटमेंट? So treatment first of all is usually symptomatic. Symptomatic के बाद जो further treatment के लिए हम physostigmine यूज कर सकते हैं। Atropine is anti-muscarinic and physostigmine is muscarinic agonist. So that's why we will use the physostigmine in the case of atropine toxicity, क्योंकि ये भी blood brain barrier क्रॉस कर सकती है। Physostigmine can cross the blood brain barrier और atropine भी blood brain barrier क्रॉस करती है, तो एट्रोपिन के एडवर्स इफेक्ट फाइसोस्टिग्मीन रिवर्ट कर सकती है। द लास्ट वन इज हाइपरथर्मिया को किस तरह ट्रीट करेगा? हाइपरथर्मिया होता है इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर। जब इंक्रीज होगा बॉडी टेम्परेचर, तो आप लोगों ने घरों में देखा होगा दैट योर मदर और योर फादर यूज पानी की पट्टियां, खास तौर पे जब गर्मियों में बुखार होता है, क्योंकि होता है ना गर्मी में बच्चे खेल के आए, उनको बुखार हो गया, तो खतरा होता है कि सनस्ट्रोक ना हो गया उनको या कोई गर्मी की वजह से बुखार हुआ है, तो तब यूज करते हैं पानी की पट्टियां, तो वो हाइपरथर्मिया को कम करती है। इसी तरह एट्रोपिन टॉक्सिसिटी के हाइपरथर्मिया के लिए हम पानी की पट्टियां करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड द ड्रग्स एक्टिंग ऑन द ब्रोंकाई. So drug acting on the bronchi. So bronchi have muscarinic receptors, and when the muscarinic receptor get activated, it will cause constriction. और जब हम मस्कुलिनिक एक्ट हो रहा है तो कंस्ट्रिक्शन हो रही है। जब एंटी मस्कुलिनिक एक्शन होगा, एंटी मस्कुलिनिक एक्टिवेट हो गए, तो ब्रोंको डायलेशन होगी। तो यानी हम इसको डिफरेंट कंडीशंस में, रेस्पिरेटरी कंडीशंस में एंटी मस्कुलिनिक ड्रग को यूज कर सकते हैं, बिकॉज एंटी मस्कुलिनिक ड्रग्स आर गोइंग टू कॉज द ब्रोंकोडायलेशन। So it is the most important use is chronic obstructive pulmonary disease, COPD. So we can use antimuscarinic drugs in the condition of COPD. COPD होता है chronic obstructive pulmonary disease. तो इस केस में ये ब्रोंकोडायलेशन करवा देगी। एस्थमा के केस में ये यूज हो सकती है, बट इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। एस्थमा के केस में हम एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट पढ़ेंगे और रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसकी सारी ड्रग्स पढ़ेंगे बहुत गौर से, तो उसमें यूज हो सकती है अगर एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट सूट ना कर रहा हो। तो वो क्या क्या कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेट होगी वो हमने सब पढ़नी है रेस्पिरेटरी वाले चैप्टर में। अब ना ये इनहेलर के फॉर्म में यूज होती है। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है वो इनहेलर यूज करते हैं, तो इनहेलर के केस में यूज होती है। अब देखिए इप्राट्रोपिन के साइड इफेक्ट्स होंगे अगर ये ब्लड में जाएगी, तो जब ये इनहेलर के तौर पे यूज होते हैं तो ये लंग्स में जाती है। ये क्वाटर्नरी माइन है, क्वाटर्नरी माइन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से ब्लड वेसल्स में इसकी एंट्री प्रोहिबिट होती है, ये ब्लड वेसल्स में एंटर नहीं होती। दैट्स व्हाई इप्राट्रोपियम हैज लिटिल सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड सीएनएस इफेक्ट। यानी इप्राट्रोपियम अगर हम इनहेलर यूज करते हैं ना, तो ये ब्लड में नहीं एंटर होगी। अगर ब्लड में नहीं एंटर होगी तो इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। सो इट इज वेरी गुड ड्रग कि हम इसको यूज करेंगे तो इससे हमें साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इप्राट्रोपियम के जो साइड इफेक्ट्स है वो क्यों नहीं होते, तो आपने बताना इट इज अ क्वाटर्नरी माइन, इट हैज पॉजिटिव चार्ज, we will use it as in a form of inhaler. As a result, it will not enter into the blood, it will not enter into your systemic circulation, or if small amount is entered into the systemic circulation due to positive charge, it cannot cross the blood brain barrier, and if it doesn't cross the blood brain barrier, it is not going to show the CNS side effects. So this is the reason. Now we are moving toward the drug use in gut. तो मैंने आपको बताया था कि ये एज एंटी स्पाज्मोडिक यूज हो सकती है, बट जो गट की ड्रग्स है ना उसमें ये वाली ड्रग्स ऑब्सोलीट हो चुकी है, दे आर नॉट कॉमनली यूज। जीआईटी का पूरा चैप्टर पढ़ोगे क्योंकि बहुत नई ड्रग्स आ चुकी है। आप लोग एक ओमेप्राजोल के नाम से सुनते हो, राइजिक, ये बड़ी कॉमनली आप लोग सुनते हो, मोट, बड़ी डिफरेंट ड्रग्स आ चुकी है, तो वो ज्यादा बेहतर है।
तो ये यूज हो सकती थी, पहले होती थी, लेकिन अब ऐसा यूज नहीं होती. सो दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. बट जो M1 रिसेप्टर इनहिबिटर है, जैसे पायरेनजीपीन है, इट कैन बी यूज इन पेप्टिक अल्सर बिकॉज वी डिस्कस्ड अर्लियर दैट M1 रिसेप्टर आर प्रेजेंट ऑन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में ये क्या करते हैं, इट इंक्रीजेस द सिक्रीशंस. तो M1 ब्लॉकर क्या करेंगे, गैस्ट्रिक सिक्रीशन यानी HCl और जो पेप्टिक एसिड वगैरह, ये सारी इनकी सिक्रीशंस को डिक्रीज करेंगे, और इससे हम पेप्टिक अल्सर को प्रिवेंट कर सकते हैं. So that's why M1 selective inhibitor are still used in the Europe. तो इससे बेहतर लेकिन ड्रग्स आ चुके हैं जो कि GIT में हमने हर ड्रग पढ़नी है. Now we are moving towards the drug used in the urinary system. So in the urinary system we are going to use oxybutynin and tolterodine. So ये हमारे पास ब्लैडर स्पैज्म कम करवाती है, जो हम पढ़ चुके हैं कि एंटी मस्कुलिनिक ड्रग स्पैज्म को रिवर्ट करती है, एंटी स्पाज्मोटिक वर्क करती है. उसके अलावा जो ये वाली ड्रग है, ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में यूज होती है. व्हाट इज स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस? सो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस इज अ कंडीशन जब फॉर एग्जांपल आप हंसते हो या आप खांसते हो या वोमिट होती है, जब आपका एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है, उसके रिजल्ट में अगर यूरिनेशन हो जाए. फॉर एग्जांपल कोई बंदा खांस रहा है, एकदम उसका यूरिन निकल जाए, तो ये क्या होती है, ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होती है. जब ब्लैडर पे प्रेशर आ रहा है थ्रू एब्डोमिनल मसल्स, तो ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होती है. तो हमारे पास जो ये ड्रग्स होती हैं, ये एंटी मस्कुलिनिक क्या करवाती है, ब्लैडर को रिलैक्स और यूरिन को रिटेन करती है. तो ये इनकॉन्टिनेंस यानी यकदम यूरिन हो जाना, उससे प्रिवेंट कर सकती है. तो दैट्स व्हाई दीज कैन बी यूज्ड इन द स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस. आई होप आपने जिन्होंने पहले लेक्चर सुना होगा उनको ये सारी चीजें रिलेट हो रही होंगी. So we are done with the muscarinic receptor antagonist. Now we are moving toward the nicotinic antagonist. So the nicotinic antagonists are hexamethonium and methylamine. So these two are the nicotinic antagonists. So nicotinic antagonist क्या है, ये just NN receptor को जाके inhibit कर रहा है, and NN receptor present है in the ganglion. और ganglion responsible होता है autonomic reflexes के लिए. और अगर हम गैंग्लियन को ब्लॉक कर दें तो हम ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस को ब्लॉक कर देते हैं. अब मैं आपको इसकी एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, ये आप लोगों ने सुनना है. मैंने आपको बताया था कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, दे बोथ आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गन्स. यानी आपकी आई में पैरासिम्पैथेटिक भी प्रेजेंट है, सिंपैथेटिक भी प्रेजेंट है. आपकी वेसल्स में पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक है. आपकी जो गट है, ब्लैडर है, उसमें पैरासिम्पैथेटिक के रिसेप्टर्स भी है, सिंपैथेटिक के भी. लेकिन ये दोनों में से एक सिस्टम डोमिनेटेड होता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक की इस तरह एग्जांपल है कि पैरासिम्पैथेटिक को समझे मदर और पैरासिम्पैथेटिक को समझे फादर. आप लोगों ने देखा है घर में मदर या फादर में से एक बंदा डोमिनेंट होता है. सही हो गया, मदर या फादर में से एक बंदा डोमिनेंट होता है और फादर ज्यादातर डोमिनेंट होता है. लेकिन जरूरी नहीं सब घरों में फादर डोमिनेंट है, कुछ घर है जहां में मदर डोमिनेंट होती है. तो इसी तरह हमारी बॉडी में है, दोनों प्रेजेंट तो दोनों ही है, फादर भी प्रेजेंट है, मदर भी प्रेजेंट है. पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों प्रेजेंट है एक ऑर्गन पे. लेकिन कुछ ऑर्गन्स पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेंट है और कुछ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेंट है. तो ज्यादातर पे पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंट है. तो ये आप लोग सिस्टम देख सकते हैं कि जो ये वाले सिस्टम्स है ना, इन पे हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो डोमिनेंट है, और जो बाकी हमारे पास वेसल्स हैं और स्वेट ग्लैंड्स है, इस पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेंट है. यानी जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो मेनली ये वालों पे डोमिनेंट है, और पैरासिम्पैथेटिक हार्ट पे डोमिनेंट है, आइरिस पे, सिलियरी मसल, जीआईटी, ब्लैडर, सलाइवरी ग्लैंड, इन सब पे पैरासिम्पैथेटिक. देखिए पैरासिम्पैथेटिक अगर डोमिनेंट है तो बेसिकली ये क्या करवाता है, पैरासिम्पैथेटिक अगर डोमिनेंट है तो वो ब्रेडिकार्डिया करवाता है. पैरासिम्पैथेटिक आइरिस में क्या करवा रहा होता है, मियोसिस करवा रहा होता है. पैरासिम्पैथेटिक हमारे पास इधर क्या करवा रहा होता है, साइक्लोस्पैज्म करवा रहा होता है. तो ये पैरासिम्पैथेटिक के ये फंक्शन होते हैं. अब इंपॉर्टेंट बात यह है, जब हम गैंग्लियन ब्लॉक कर देते हैं, जब गैंग्लियन ब्लॉक कर देते हैं तो हमारे पास ये सब कुछ ऑपोजिट हो जाता है. गैंग्लियन ब्लॉकर देने के केस में हमारे पास जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिधर डोमिनेंट होता है उधर पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंट हो जाता है, और जिधर पैरासिम्पैथेटिक होता है उधर सिंपैथेटिक.
नॉर्मली ये यहाँ पे सिंपैथेटिक डोमिनेंट है, लेकिन जब गैंग्लियन ब्लॉकर देंगे तो यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंट हो जाएगा, और बाकी जगहों पे जहाँ पैरासिम्पैथेटिक है वहां पे सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक ये सिंपैथेटिक डोमिनेंट हो जाएगा, और यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक। जब गैंग्लियन ब्लॉक कर दिया तो क्या हुआ, हार्ट पे क्या हुआ, टैकीकार्डिया हो गया। टैकीकार्डिया क्या रिस्पॉन्स था, सिंपैथेटिक। तो देखिए जब गैंग्लियन ब्लॉक कर दिया तो सिंपैथेटिक डोमिनेंट हो गया हार्ट पे और टैकीकार्डिया करवा दिया। गैंग्लियन ब्लॉक कर दिया तो आइरस पे सिंपैथेटिक डोमिनेंट हो गया, और सिंपैथेटिक का काम था मिड्रियासिस। बाकी सब केसेस में भी यही हो रहा है, आप लोग गौर से देखिए। और पहले में एक था सिंपैथेटिक डोमिनेंट था, अब जब गैंग्लियन ब्लॉक कर दिया तब पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंट हो गया। जब पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंट होगा तो पैरासिम्पैथेटिक में हमारे पास मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स जब एक्टिवेट होते हैं तो बेसिकली वो वेजोडाइलेशन करवाते हैं, यानी वेजोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, वेजोडाइलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अगर वेजोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो ऑब्वियसली डायलेटेड वेसल्स है। तो आप लोगों ने ये गौर से देखना, तो आपको ये समझ आ जाएगा। So now this is the last topic we are going to do is cholinesterase regenerator. So cholinesterase regenerator का prof में क्वेश्चन आया होता है, Pralidoxime is the prototype। prof में क्वेश्चन आया था कि cholinesterase regenerator के दो नेम लिखे पहले। तो ये आप लोगों के ये तीन नेम्स है, आप लोगों ने ये याद करना। cholinesterase regenerator काम कैसे करता है, जिन्होंने पिछला चैप्टर सुना होगा उनको इसका फंक्शन आता होगा, अब मैं आपको बताता भी हूँ। हमारे पास एक एंजाइम होता है एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज, ये है एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम। एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम का काम क्या होता है, ये ब्रेक करता है एसिटाइलकोलिन को, एसिटाइलकोलिन को ब्रेक करता है। जब ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग होती है, ऑर्गेनोफॉस्फेट में जो ये फॉस्फोरस होता है ना, ये फॉस्फोरस जाके इसकी एक्टिव साइट के साथ एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज की, जिधर एसिटाइलकोलिन ने नॉर्मली बाइंड होके टूटना था, फॉस्फेट जो है एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज की एक्टिव साइट को जाके ऑक्यूपाई कर लेता है और इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देता है, यानी एक्टिव साइट को ऑर्गेनोफॉस्फेट इनहिबिट कर देता है फॉस्फेट के साथ। अब हमने एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज को रीजनरेट करवाना है, हमें ये एंजाइम वापस चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनोफॉस्फेट ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया, इसको इरिवर्सिबली इनहिबिट कर दिया, बट हमें ये एंजाइम अब वापस चाहिए, हमें इसको किसी तरह से रेस्क्यू करना है। तो रेस्क्यू करने के लिए हम क्या देंगे, प्रेलिडोक्सिन। प्रेलिडोक्सिन क्या करेगी, प्रेलिडोक्सिन का ना फंक्शन ये है कि प्रेलिडोक्सिन की जो एफिनिटी है इस फॉस्फेट के साथ, ऑर्गेनोफॉस्फेट के फॉस्फेट के साथ प्रेलिडोक्सिन की एफिनिटी ज्यादा है, हाई है। यानी अब हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, प्रेलिडोक्सिन है और इधर एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम है, एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज, और इधर ऑर्गेनोफॉस्फेट है। ऑर्गेनोफॉस्फेट के लिए प्रेलिडोक्सिन की एफिनिटी ज्यादा है और एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज की एफिनिटी लेस है। तो जिसकी एफिनिटी ज्यादा होगी ऑर्गेनोफॉस्फेट उसके साथ जाके चिपक जाएगी, उसको साथ जाके अटैच हो जाएगी। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या है, हाई एफिनिटी है प्रेलिडोक्सिन की, तो प्रेलिडोक्सिन के साथ ऑर्गेनोफॉस्फेट जाके लग जाएगी और एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज को छोड़ जाएगी। अब इसकी एग्जांपल बड़े आजकल जो मीम चल रही होती है मैं उससे दे देता हूँ आपको। एक लड़का है, मेहरान है उसके पास, और एक लड़का है उसके पास सिविक है। तो अच्छा, एक के पास मेहरान है और एक के पास सिविक है। तो अब क्या होता है कि जो सामने वाली लड़की है, अब उसके पास दो चॉइसेस आ गई है, एक मेहरान वाला एक सिविक वाला। घर वाले ने फॉर एग्जांपल रिश्ता करना है, जो भी है, एक मेहरान वाला एक सिविक वाला है, इसको आपस में फेमिनिज्म पे ना कोई ले जाए। अब देखें उस पे लेगी, अब मैं समझे एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज है मेहरान और जो प्रेलिडोक्सिम है वो है सिविक, और ऑर्गेनोफॉस्फेट ने चूज करना है वो किसके पास जाए, तो किसके पास चल जाएगी, वो सिविक के पास चल जाएगी। सही हो गया। तो ये चीज अब आपको कभी भूलनी नहीं चाहिए, ये अब याद रखना है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट की जो एफिनिटी है वो प्रेलिडोक्सिन के साथ ज्यादा है, तो ये उसके साथ चल जाएगी। अब देखें प्रेलिडोक्सिन ने आके कुछ भी इसके रिसेप्टर को नहीं कहा, एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज से प्रेलिडोक्सिन दूर दूर ही रहा, कोई उसका उससे ताल्लुक नहीं था। तो इस वजह से ऐसे एंटागोनिस्ट जो कि मतलब एक ड्रग का एक्शन को एंटागोनाइज कर रहा है, ऐसे एंटागोनिस्ट को कहते हैं केमिकल एंटागोनिस्ट, जो रिसेप्टर पे जाके लग के उसका फंक्शन को ब्लॉक नहीं कर रहा,
लेकिन वो क्या कर रहा है, जो रिसेप्टर पे जो केमिकल लगना था उसको अपने साथ जोड़ रहा है, तो इस वजह से इसको कह देते हैं केमिकल एंटागोनिस्ट। तो ये प्रेलिडोग्जिम केमिकल एंटागोनिस्ट है और इट इज यूज्ड इन द ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। जो प्रेलिडोग्जिम और ये ओबिडोग्जिम है, ये दोनों ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर सकती, तो दे आर अनएबल टू रिवर्स द सीएनएस साइड इफेक्ट्स। ये सीएनएस के साइड इफेक्ट्स को रिवर्स नहीं कर सकती। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट में जो सीएनएस के साइड इफेक्ट्स को रिवर्स करना है, और अगर जो हमारे पास अगर कोलिनेस्ट्रेज जो रीजनरेटर है उनके थ्रू हमने रिवर्स करना है, देन वी कैन यूज दिस वन बिकॉज इट कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, द अदर्स डोंट। So our these all are our concept related to this chapter. अब UHS पास पेपर के क्वेश्चन का मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं एज अ प्री एनेस्थेटिक एजेंट हम यूज क्यों करते हैं एट्रोपिन को, इसकी रीजन आप लोग को बताई जा चुकी है। ये क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ एंटी मस्करीनिक ड्रग, ये सबसे पहले जो बिल्कुल स्टार्ट में आपको क्लासिफिकेशन दिखाई थी, ये वो है। फिर उसके बाद आ जाता है राइट डाउन द डिफरेंट क्लिनिकल यूजेस ऑफ एंटी मस्कुलिनिक ड्रग। अच्छा, इसकी जिसने पिक्चर लेनी है वो ले सकता है, ये मैंने इकट्ठे करके भी लिखे हैं। राइट डाउन डिफरेंट क्लिनिकल यूजेस ऑफ एंटी मस्कुलिनिक ड्रग, ये भी आप लोग वही सेम है, ये भी सेम है जो आप लोग स्टार्ट में कर चुके हैं। और एंड पे जो आपको करवाया है प्रेलिडोग्जिम के दो नाम, मतलब ऑक्साइम्स के, और किस तरह ऑर्गेनोफॉस्फेट में यूज होते हैं वो आप लोगों ने बताना है। तो ये किस तरह यूज होती है मैंने आपको क्लियर कर दिया है, आप लोग ये अपने जो बुक है उधर से भी पढ़ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, आई होप इट विल हेल्प यू। सो दिस इज द लास्ट डेमो लेक्चर फॉर द पीपल जो हमने एमएसएस प्रीमियम लर्निंग का लेक्चर्स लेने हैं। तो इसके बाद अब और लेक्चर को यूट्यूब पे अपलोड नहीं होगा। तो थैंक यू वेरी मच, आई होप इट विल हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ एज वेल।